बच्चों, मैं गिरिराज प्रसाद अग्रवाल मेरे YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक नया बिंदु लेकर उपस्थित हुआ हूं जो कक्षा 6 से 10 सभी कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में भी यह प्रश्न अनिवार्य रूप से आता है। स्टूडेंट्स, चाहे कक्षा 6 का हो या कक्षा 10 का, जो बिंदु मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं वह सभी के लिए उपयोगी है। इसलिए कोई ये न सोचे कि कक्षा 10 वाला विद्यार्थी इसको ज़्यादा पढ़े या मेरे तो इतना बड़ा है ही नहीं। अगर कक्षा 10 का विद्यार्थी अभी इस चीज़ को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो आगे उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें और समझने की कोशिश करें, तथा जिन विद्यार्थियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, मित्रों को और जितने भी मिलने वाले हैं उनको मेरा लिंक शेयर करें और सभी से सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट करें। वीडियो को लाइक करेंगे तो अच्छा लगेगा और कमेंट्स भी लिखें तो बहुत श्रेष्ठ है। आज का बिंदु अपना जो मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं वह है हमारा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, देखिए पैसिव वॉइस क्या होता है, इसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ क्या है। इसका अर्थ जो होता है वह है हमारा कर्मवाच्य। तो हम इस टॉपिक की शुरुआत प्रारंभिक बिंदु से करेंगे। देखिए सेंटेंस में जो वॉइस होती है वो दो प्रकार की होती है। सेंटेंस वॉइस दो प्रकार की होती है। पहली होती है एक्टिव वॉइस और दूसरी जो होती है वो होती है पैसिव वॉइस। तो देखो, सबसे पहले क्या है, एक्टिव वॉइस और दूसरी होती है पैसिव वॉइस। परीक्षा में अक्सर एक्टिव सेंटेंस आता है जिसे हमें पैसिव में बदलना होता है। अब ये किस प्रकार से बदला जाता है, इसके रूल्स क्या हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। और ध्यान रहे, यह पूरा बिंदु टेंस पर आधारित है। जिन्हें टेंस का ज्ञान है वो इस बिंदु को समझ सकते हैं। इसलिए मैंने आपके सामने सबसे पहले ग्रामर में टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैंने पूरा किया ताकि इन बिंदुओं को समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। अब देखिए, एक्टिव वॉइस इसका होता है कर्तृवाच्य। और पैसिव को मैंने लिख रखा है कर्मवाच्य। अंतर क्या होता है कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, इसमें अंतर क्या होता है, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रधान होता है, देखिए जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रधान होता है वह हमारा एक्टिव सेंटेंस होता है। अब सब्जेक्ट प्रधान होता है, इसका मतलब क्या है कि वह वाक्य जिसमें क्रिया का यूज वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है वह हमारा एक्टिव सेंटेंस होता है। और यहाँ पर पैसिव वॉइस का कर्मवाच्य जिसमें ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। पैसिव जो होता है इसमें हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। और ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कर्म। यानी कि वह सेंटेंस जो सब्जेक्ट से प्रारंभ होता है वह हमारा एक्टिव सेंटेंस होता है और जो ऑब्जेक्ट से प्रारंभ होता है वह हमारा पैसिव सेंटेंस होता है। और पैसिव में जो क्रिया का यूज किया जाता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार ही करते हैं। एक्टिव में सब्जेक्ट अनुसार क्रियाओं का यूज होता है और पैसिव में हम ऑब्जेक्ट के अनुसार यूज करते हैं। तो परिभाषा की दृष्टि से हम लिखेंगे एक्टिव
एक्टिव क्या होता है? वह सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट प्रधान होता है, सब्जेक्ट प्रधान होता है, क्रिया का यूज वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, वह होता है हमारा एक्टिव सेंटेंस। क्या होता है बताइए? एक्टिव। जैसे सीता रीड्स ए बुक, दूसरा वाक्य में लिख दिया आई रीड ए बुक। क्या आपको इन दोनों वाक्यों में कोई अंतर नजर आता है? बहुत डिफरेंस है। देखेंगे यहां पर सीता है और यहां पर सब्जेक्ट है आई। यहां पर रीड में हमने एस जोड़ा है और यहां पर रीड में हमने एस नहीं जोड़ा। तो क्रिया का यूज यहां पर सीता के अनुसार किया गया है और यहां पर आई के अनुसार किया गया है। तो इस अंतर को हम समझने का प्रयास करेंगे तो हमारे सामने कहीं परेशानी आएगी। यहां पर सीता और आई दोनों क्या है? सब्जेक्ट। क्रिया का यूज सब्जेक्ट अनुसार किया गया है, इसलिए ये दोनों वाक्य एक्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। पैसिव क्या होता है? पैसिव सेंटेंस कर्मवाच्य जिसमें ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। तो समझ में आपका आ गया होगा कि जब इस वाक्य में सब्जेक्ट प्रधान है, क्रिया का यूज सब्जेक्ट अनुसार किया जाता है, तो पैसिव में क्या होगा ये भी हम जानते हैं। तो लिखिए, लिखते रहें। पैसिव वह सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट प्रधान होता है, ऑब्जेक्ट प्रधान होता है, क्रिया का यूज वाक्य के ऑब्जेक्ट के अनुसार करें। क्रिया का यूज वाक्य के ऑब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, तो वह हमारा क्या होता है? एक्टिव सेंटेंस में यहां पर ये होता है पैसिव। यहां पर सीता रीड्स ए बुक, आई रीड ए बुक, दोनों सब्जेक्ट से प्रारंभ है, इसलिए दोनों वाक्य हमारे क्या हो गए? एक्टिव। यहां पर ऑब्जेक्ट प्रधान कैसे होता है? ऑब्जेक्ट प्रधान होने का मतलब यह है कि जैसे सब्जेक्ट प्रधान है वहां पर सेंटेंस किससे प्रारंभ है? सब्जेक्ट से। तो जिसमें ऑब्जेक्ट प्रधान होगा उसमें सेंटेंस किससे प्रारंभ होगा? ऑब्जेक्ट से। तो ये ध्यान रखना, इसलिए मैं एग्जांपल लिख रहा हूं। जैसे लिख दिया ए बुक इज रेड बाय सीता। ए बुक इज रेड बाय सीता, यहां पर क्रिया बदल गई। इज का किसके अनुसार यूज किया गया है? पुस्तक के अनुसार। सिंगुलर है और सिंगुलर में इज का यूज करते हैं। दूसरा आई रीड ए बुक, इसका क्या जाएगा? ए बुक इज रेड बाय मी। तो ए बुक इज रेड बाय मी, देखो ए बुक इज रेड बाय सीता, यहां पर सीता का महत्व कम है, यहां पर बुक का महत्व है। बुक क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। और ए बुक यहां पर ही वही है, क्रिया का यूज इसके अनुसार किया गया है, तो यहां पर पैसिव फॉर्म का यूज किया है। तो मैं आशा करता हूं कि आपके एक्टिव और पैसिव की अवधारणा समझ में आ गई होगी। दूसरे शब्दों में एक परिभाषा और बता रहा हूं कि पैसिव सेंटेंस की पहचान कैसे होती है। देखिए, इसको लिखने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो मैं आपको लिखा रहा हूं
उसको निश्चित रूप से आप कॉपी में उतारते रहें तो आपको फायदा मिलेगा, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम आगे बढ़ते हैं कि एक्टिव और पैसिव में दूसरा अंतर क्या है। देखिए, परिभाषा की दृष्टि से हो गया, लेकिन अंतर की दृष्टि से हम देखेंगे तो एक्टिव और पैसिव में अंतर क्या होता है कि एक्टिव सेंटेंस जो होता है उसमें क्रिया वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार की जाती है। ये क्रिया जो है वाक्य के सब्जेक्ट के द्वारा संपन्न होती है, उस कार्य को सब्जेक्ट करता है। और पैसिव में जो क्रिया होती है वो वाक्य के सब्जेक्ट के द्वारा संपन्न नहीं होती है। जो सब्जेक्ट के स्थान पर जो आता है उसके द्वारा क्रिया संपन्न नहीं की जाती। जैसे लिख दिया यहां पर, द सर्वेंट क्लीन, द सर्वेंट क्लीन द रूम। देखिए, आप सभी ध्यान से देखेंगे, द सर्वेंट क्लीन द रूम। यहां पर क्रिया क्या है? क्लीन। और क्लीन का अर्थ क्या होता है? साफ करना। बताओ क्या अर्थ होता है? साफ करना। तो क्लीन मीन्स साफ किया। किसने साफ किया बताओ? कमरे को साफ करने का कार्य किसने किया? सर्वेंट ने। सर्वेंट यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो क्रिया किसके द्वारा संपन्न की गई है? सब्जेक्ट के द्वारा। तो जब क्रिया सब्जेक्ट द्वारा संपन्न की जाती है तो वह हमारा एक्टिव सेंटेंस होता है। अब दूसरा, जैसे वाक्य लिख दिया, इंग्लिश इज स्पोकन इन इंडिया। तो इंग्लिश इज स्पोकन इन इंडिया, यहां पर क्रिया क्या है? देखिए, स्पोकन, स्पीक में बोलना, बोली जाती है। तो आप मुझे बताइए, सभी विद्यार्थी को बताएंगे कि बोलने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? बोलने का कार्य कौन करते हैं? व्यक्ति, आदमियों के द्वारा बोली जाती है। ठीक है। अब यहां पर हमारा सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आ रहा है? इंग्लिश। क्या आ रहा है यहां पर? इंग्लिश। तो बोलने का कार्य अंग्रेजी कर रही है क्या? नहीं कर रही। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह सेंटेंस हमारा पैसिव का है। तो पहले वाला वाक्य हमारा किसका हो गया था? एक्टिव का। और दूसरा क्या है हमारा? ये पैसिव। तो सीधा सा है, जब क्रिया सब्जेक्ट से संपन्न होती है तो एक्टिव सेंटेंस, और सब्जेक्ट से संपन्न नहीं होती तो पैसिव सेंटेंस होता है। तो इतना बिंदु मैंने आपको समझाया केवल इसलिए कि आपके दिमाग में एक्टिव और पैसिव का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। अब हमको क्या करना होता है? सबसे बड़ी बात है, परीक्षा में जो क्वेश्चन आता है हमको क्या करना है? तो हमें क्या है? एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में बदलना होता है। और उस एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में बदलने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ज़्यादा नहीं है, एक सामान्य विद्यार्थी उनको ध्यान रख सकता है। तो यहां पर आता है एक्टिव से पैसिव बनाना। एक्टिव से पैसिव बनाना, एक्टिव से पैसिव बनाना। देखिए, हमने पढ़ा था, टेंस पढ़े थे, और टेंस हमने क्या पढ़ा था? ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन जब हम किसी वाक्य की करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या रहता है? स्ट्रक्चर। तो वाक्य रचना ही एक रूल्स का संक्षिप्त रूप होती है। अगर आपको उसका स्ट्रक्चर याद है तो हमें किसी भी रूल्स को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
इसी प्रकार से पैसिव में भी हम वही स्ट्रक्चर का फॉलो करेंगे और उस स्ट्रक्चर के आधार पर कुछ रूल्स हैं वो लिखेंगे, तो निश्चित रूप से हम किसी वाक्य को पैसिव में बना सकते। तो सबसे पहले पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। पैसिव का स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, V3, सब्जेक्ट प्लस अदर्स। सभी विद्यार्थियों को ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है और इस स्ट्रक्चर के आधार पर हम शब्दों को जमाएंगे। अब रूल्स क्या है, देखिए पहला लिखेंगे, वाक्य में दिए गए ऑब्जेक्ट को, वाक्य में दिए गए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। ऑब्जेक्ट किसके साथ रखते हैं बताइए, सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। नंबर 2, दूसरा रूल है, वाक्य के टेंस के अनुसार, वाक्य के टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। और तीसरा जो है वो विशेष ध्यान रखना है कि V3 यानी एक्टिव से पैसिव में जब हम वाक्य बनाते हैं तो चाहे किसी भी फॉर्म हो, मुख्य क्रिया किसी फॉर्म रखिए, थर्ड फॉर्म का यूज ही किया जाता है। किसी भी फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो लिख दिया, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इसके बाद क्या दे रखा आपके सामने, सब्जेक्ट, तो इसी के आधार पर रूल्स बने। चौथा लिखेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं तथा उससे पहले बाई का यूज करते हैं। उससे पहले बाई का यूज करते हैं। ये 4 रूल्स हो गए। अब अंत में अदर्स का मतलब होता है इसके बाद अन्य जो शब्द हैं उनको वाक्य के अनुसार हम वैसे के वैसे ही लिख देते हैं। तो यहां पर 5 बार शेष शब्दों को वाक्य के अनुसार, शेष शब्दों को वाक्य के अनुसार ज्यों का त्यों रखते हैं। तो ये हमारे और रूल्स, स्ट्रक्चर क्या दिया है, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, V3, सब्जेक्ट, अदर्स। आपको केवल ये स्ट्रक्चर ही ध्यान करना है, अपना आप ये नियम ध्यान आ जाएंगे। पहला रूल्स है, वाक्य में दिए गए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। दूसरा, वाक्य के टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं किसके अनुसार किया जाता है, टेंस के अनुसार। लेकिन
एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब अलग होती है और पैसिव में आने वाली हेल्पिंग वर्ब अलग से निर्धारित की है। तो हमें वो याद करनी पड़ेगी कि कौन से टेंस में किस हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तीसरा जो मैंने बताया था, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, यानी कि वाक्य में कोई सी फॉर्म हो उसको थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। लेकिन मान लो पहले से ही थर्ड दे रखी है तो क्या करेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। तो थर्ड आती है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं और उससे पहले बाई का यूज करते हैं। शेष जो शब्द हैं, शेष शब्दों को वाक्य के अनुसार ज्यों का त्यों रखते हैं। तो आशा करता हूं कि आपने इन रूल्स को, स्ट्रक्चर को लिख लिया होगा। अब इसके एग्जाम्पल्स किस प्रकार से हम बदलते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले दे रखा है राम, पहला सेंटेंस है राम प्लेज फुटबॉल, राम प्लेज फुटबॉल 4:30 PM। ठीक है, अब सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट पहचानना है। तो यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल। तो हमने फुटबॉल को बाहर लिया। फुटबॉल प्रेजेंट इंडेफिनिट का है इसलिए इज, फुटबॉल इज, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो बाय राम। तो फुटबॉल इज प्लेड बाय राम 8:30 PM। नेक्स्ट दूसरा वाक्य, ही राइट्स, ही रॉट, चलो सेंटेंस बदल देते हैं, ही रॉट ए पोइम एवरी डे, ही रॉट ए पोइम एवरी डे। क्या होगा इसके बताइए, ही रॉट ए पोइम एवरी डे। यहां पर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, पोइम, तो यहां पर आ जाएगा ए पोइम, सेकेंड फॉर्म से वाज, ए पोइम वाज, राइट की थर्ड रिटर्न बाई, ही का हिम होता है एवरी डे, बाई हिम एवरी डे। तीसरा वाक्य जो मैं बताने जा रहा हूं वो देखेंगे, आई कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, दिस प्रॉब्लम, कैन नॉट बी सॉल्व द सॉल्व बाय मी। तो इस प्रकार से पैसिव बनी है। अब आपके सामने यह प्रॉब्लम जरूर आ रही होगी कि इन्होंने इसको किस प्रकार से बना दिया। तो कुछ चीजें हमें ऑब्जेक्ट को वाक्य में पहचानना होता है, टेंस के आधार पर क्रियाओं को लर्न करना होगा, और सबसे बड़ी बात है ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, सहायक क्रिया का यूज कैसे करते हैं, और सब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्या उसमें कोई परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ पर ही का क्या हो गया, हिम, आई का क्या हो गया, मी, चेंज हुआ है, लेकिन यहाँ राम को राम ही हमने रखा है। तो ऐसा क्यों हुआ है, तो ये सारी चीजें समझने के लिए आपको इंतजार करना होगा मेरे अगले वीडियो का। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।